क्या अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ चल रहा युद्ध शांत हो चुका है? आज 27 मार्च 2026 तक जब तक हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से दोनों ही तरफ से कोई बड़ा हमला एक दूसरे के ऊपर नहीं किया जा रहा। इस जंग को शुरू हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं और 3 हफ्तों में दोनों ही तरफ से बहुत ही भीषण हमले एक दूसरे के ऊपर किए गए हैं। ये जंग सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही शुरू नहीं हुई थी। इस जंग की शुरुआत 1 अप्रैल 2024 को हुई थी, जब इजराइल ने एक बड़े हमले में ईरान के IRGC के 2 बड़े जनरल्स को मारा था। ये हमला दमस्कस में हुआ था। इसके बाद ईरान ने इजराइल के ऊपर तकरीबन 300 ड्रोन्स और मिसाइलें दागी। इसके बाद दोनों ही तरफ से बड़े हमले एक दूसरे के ऊपर किए गए, जिसमें इजराइल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान के जो महत्वपूर्ण अधिकारी थे उनकी मौतें ज़रूर होती रही। इजराइल का मानना यह था कि ईरान बहुत ही जल्दी परमाणु हथियार बना लेगा और हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देना चाहते, जिससे कि जो इजराइल का प्रभाव है मिडल ईस्ट के ऊपर वो घटे या ईरान के रूप में इजराइल के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो, क्योंकि शुरू से ही इजराइल और ईरान के बीच मतभेद चलते रहे हैं। ईरान के अंदर जो आजकल डिस्टर्बेंस चल रहा है उसके पीछे ऐतिहासिक कारण क्या है, उसके ऊपर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, तो आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखें। पहले हम इन हमलों के बीच जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको समझ लेते हैं। ईरान के रूप में मिडल ईस्ट में एक बड़ा परमाणु खतरा देखने के बाद अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लॉन्च कर दिया, जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर 700 के करीब स्ट्राइक्स की, एयर स्ट्राइक्स की। और इन एयर स्ट्राइक्स में ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अली खamenei, उनकी मौत हो गई और ईरान के कुछ जो प्रमुख अधिकारी थे उनकी भी मौत हुई। इस बड़े हमले में ईरान के प्रमुख अधिकारी तो मरे ही, लेकिन सबसे बुरी बात यह हुई कि ईरान के एक स्कूल जिसमें बच्चियां पढ़ रही थी उसके ऊपर भी हमला हो गया, या एक मिसाइल उसके साथ टकराई जिसमें तकरीबन 170 बच्चियों की मौत हो गई। पहले तो इजराइल और अमेरिका ने इससे साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कोई भी हमला किसी स्कूल के ऊपर नहीं किया है, लेकिन ईरान की तरफ से सबूत देने के बाद ये चीज साबित हो गई कि इन बच्चियों की मौत अमेरिकन हमले में हुई थी, जिसके बाद अलग अलग देशों द्वारा अमेरिका और इजराइल की आलोचना की गई। इस हमले के जवाब के रूप में ईरानियन सेना ने बहुत ही बड़ा हमला किया, जो मिडल ईस्ट में अमेरिकन ठिकाने थे जो अलग अलग देशों में बने हुए थे, जिसमें UAE, बहरीन, कुवैत के ठिकाने आते हैं, और हजारों की गिनती में उन्होंने जो मिसाइलें थी वो इजराइल के ऊपर दागी। हालांकि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी वजह से इजराइल में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई या बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमला इतना बड़ा होने की वजह से जो कुछ मिसाइलें थी उन्होंने इजराइल में नुकसान किया, या फिर इंटरसेप्शन के बाद भी जो मिसाइलों का मलबा था जब इजराइल में गिरा तो उसकी वजह से नुकसान हुआ, जबकि जो मिडल ईस्ट में अमेरिकन ठिकाने थे उनके ऊपर भी नुकसान हुआ। शुरुआत में तो सभी को ये लगा कि ईरान के जो साथी देश हैं, क्योंकि ये जो बाकी देशों के ऊपर उन्होंने हमला किया था वो भी मुस्लिम देश ही हैं, कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन बाद में ईरान ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि जो हमले किए जा रहे हैं वो अमेरिकन ठिकानों पर किए जा रहे हैं, और ये जो ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं वो इन ठिकानों से किए जा रहे हैं जिसके विरोध में ईरान जो मिडल ईस्ट में अमेरिकन ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान के ऊपर जो पहला बड़ा हमला हुआ 28 फरवरी 2026 को, जिसमें अली खamenei की मौत हुई थी, उसमें उनके परिवार के और भी कई जो मेंबर थे उनकी मौत हो गई। और इसके बाद ईरान में ये बात जोर पकड़ने लगी कि जो उनके बेटे जो हमले में बचे हैं मुज्तबा खamenei, उनको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने इस बात का पूरी तरह से विरोध किया कि वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे मुज्तबा खamenei को सुप्रीम लीडर बनाया जाए। वो चाहते थे कि उनकी मर्जी से जो अगला सुप्रीम लीडर है उसको चुना जाए, मतलब कि वो अमेरिका और इजराइल के हिसाब से काम करे। ये जो विरोध था ये 5 से 10 मार्च के बीच में चलता रहा, जिसमें ईरान की तरफ से भी बहुत हमले किए गए और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के थ्रू अमेरिका और इजराइल की तरफ से भी बहुत तगड़े हमले किए गए ईरान के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद मुज्तबा खamenei को ईरान का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। मुज्तबा खamenei की मनोस्थिति को आप समझ सकते हैं, जिनके पूरे परिवार की मौत ही अमेरिकन और इजरायली हमलों में हो चुकी थी। तो उनके सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरानियन जो आर्मी थी या ईरानियन जो सरकार थी, उसके जो हमले थे वो बहुत ज़्यादा तेज हो गए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ। शुरुआत में अमेरिका और इजराइल ने इस बात को हाईलाइट किया कि जो ईरान के अंदर आम लोग हैं, जो ईरानियन सरकार है, उन लोगों का शोषण कर रही है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा विरोध कर रहे हैं अपनी सरकार का। उनकी सोच ये थी कि जब शुरुआती हमले हैं उनके किए जाने के बाद आम लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे और आंतरिक विरोध होने के बाद सरकार बदली हो जाएगी। लेकिन हमने अपनी पिछली वीडियो में इस बात को समझा था कि ईरान के अंदर सुप्रीम लीडर का जो ओहदा है या जो रिस्पेक्ट है वो आम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है।
तो सुप्रीम लीडर की मौत के बाद जो आम लोगों की सपोर्ट थी वो सरकार के लिए और भी ज़्यादा बढ़ गई और आम लोगों ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया और पूरा एकजुट होकर उन्होंने इजरायली और अमेरिकन हमलों का विरोध किया। इन हमलों के बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन घटनाओं को आम लोगों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले एक देश कोई बयान देता था तो दूसरा देश उससे मुकर जाता था। जैसे पहले अमेरिका ने ये कहा कि हमने स्कूल के ऊपर हमला नहीं किया है, लेकिन ईरान ने उसे साबित कर दिया। इसके बाद ईरानियन हमलों में इस बात का दावा किया कि इजराइल के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, जिसकी पुष्टि नेतन्याहू को वीडियो मैसेजेस के थ्रू या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू देनी पड़ी कि इन हमलों में उनकी मौत नहीं हुई है और वो अच्छी तरह से तंदुरुस्त हैं। वीडियोस आने के बाद ये दावे होने लगे कि ये वीडियोस एआई के थ्रू बनाई गई हैं, लेकिन फिर इस बात को भी साबित किया गया कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस नहीं है। तो काफी बातें ऐसी हुई जिन बातों को आप मजाक भी समझ सकते हैं। इसी समय के दौरान ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो समुद्री इलाका है उस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया समुद्री जहाजों के व्यापार के आने जाने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वो इलाका है जहां से दुनिया का तकरीबन 20% जो तेल है या कच्चा तेल है उसका व्यापार किया जाता है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतें थी वो बढ़कर $110 के पार चली गई, जिसकी वजह से बहुत सारे यूरोपियन और खुद अमेरिका में बहुत सारे इलाकों में तेल की कीमतों में जो उछाल था वो देखा गया। जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार था उसमें हलचल तो होनी थी। शुरुआत में अमेरिका ने इस बात का दावा किया कि वो कुछ ही समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली करवा देंगे या ईरान के कब्जे से वापस ले लेंगे। अगर आप नक्शे के थ्रू इस बात को समझें तो आप समझेंगे कि ये एक ऐसा इलाका है जिसमें किसी भी देश का जाकर वहां पर डोमिनेट करना या ईरान के कब्जे से उस इलाके को खाली करवाना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिका ने कई हमलों से ईरानियन जो कब्जा था उसको घटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो दुश्मन देश के जहाज हैं उनका निकलना बंद रखा। बार बार ईरान की तरफ से इस बात के बयान दिए गए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो साथी देश हैं उनके जहाज आसानी से गुजर रहे हैं, जबकि दुश्मन देशों के जहाज वो गुजरने नहीं देंगे। दुश्मन देश मतलब कि जो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं, और साथी देश जो या तो न्यूट्रल हैं या फिर वो ईरान के साथ हैं। इन सब हमलों के बीच कुछ यूरोप की तरफ से भी ऐसी घटनाएं हुई जो घटनाएं आपको देखने में मजाकिया लग सकती हैं, या ट्रंप की जो बयानबाजी है वो ऐसी चल रही है जिससे कि ये जो घटनाएं थी वो मजाक का रूप ले लेती हैं। जैसे कि शुरुआती हमलों में पिछड़ने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे सैन्य मदद मांगी, लेकिन इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने समुद्री जहाज भेजने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसके बाद ट्रंप के जो लगातार नाराजगी के बयान थे वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आने लगे, लेकिन जब इंग्लैंड ने इस चीज की मंजूरी दी तो ट्रंप नाराज हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं चाहिए, क्योंकि वो ईरान के ऊपर हमले करके ईरान को कमजोर कर चुके हैं या युद्ध को तकरीबन जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन उसके बाद हालात आपके सामने हैं कि अभी तक जो ये जंग है वो खत्म नहीं हुई है, या हम कहें कि पूर्ण रूप से अमेरिका का जो कब्जा है या अमेरिका ने इस जंग को नहीं जीता है। यहाँ पर बात उन देशों की भी करनी जरूरी है जिनमें स्पेन जैसे देश आते हैं, क्योंकि स्पेन के अंदर भी अमेरिकन जो ठिकाने हैं, जो सैन्य ठिकाने हैं वो हैं, लेकिन जब ये हमले शुरू हुए तभी से लेकर स्पेन ने इन हमलों का विरोध किया। अमेरिका की तरफ से जो हमले किए गए उनका विरोध किया, और स्पेन ने इस बात की इजाजत नहीं दी कि स्पेन की धरती से ईरान के ऊपर हमले किए जाएं, जिसकी वजह से ट्रंप स्पेन से भी काफी नाराज हो गए। ईरान के स्कूल के ऊपर हमले होने के साथ साथ और भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको आप अमेरिका की तरफ से अमानवीय कह सकते हैं, या फिर एक घटना ऐसी हुई जब ईरान का एक नेवी शिप जो एक्सरसाइज से श्रीलंका के पास से गुजर रहा था, जिसके पास कुछ भी ऐसे हथियार नहीं थे कि जिसके साथ वो अमेरिका के साथ जंग कर सके, उस समुद्री जहाज के ऊपर भी अमेरिका ने हमला कर दिया और उसमें ईरान के जो काफ़ी नेवल ऑफिसर्स थे उनकी मौत हो गई। हालांकि श्रीलंकन जो आर्मी थी या नेवी थी उसकी तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कुछ जो नेवी अधिकारी थे उनको बचा लिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जो ईरानियन जहाज अमेरिका के ऊपर हमले के लिए तैयार नहीं था, या इवन जो उसके ऊपर हमला किया जाए उस हमले से बचाव के लिए या उसका विरोध करने के लिए वो तैयार नहीं था, उससे अमेरिका को किस तरह का खतरा था कि उसको निशाना बनाया गया, या फिर जो उनके निहत्थे नेवी अधिकारी थे उनको क्यों मारा गया। ईरान को कमजोर करने के लिए 17 मार्च को साउथ पार्स गैस फील्ड के ऊपर भी हमला किया गया, ताकि जो ईरान की गैस सप्लाई है उसको रोका जा सके और ईरान को कमजोर किया जा सके। अकेले अमेरिका की तरफ से ही ऐसे दावे नहीं हुए हैं जो कि गलत साबित हुए हैं, ईरान ने भी बहुत सारे ऐसे दावे किए हैं। ईरान ने इस बात का बड़ी जोर से दावा किया कि जो अब्राहम लिंकन नाम का अमेरिकन जंगी बेड़ा है उसको उन्होंने निशाना बना लिया है और तबाह कर दिया है, लेकिन बाद में अमेरिका की तरफ से इस बात के सबूत दिए गए कि वो जंगी बेड़े को कोई नुकसान नहीं हुआ है और बिल्कुल सही सलामत है।
लेकिन अब तक जो ये जंग चल रही है, उस जंग में ईरान की जो स्थिति है वो इतनी ज़्यादा मजबूत रही, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जो ईरान की स्थिति है वो मजबूत दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा है कि ईरान इस जंग में हार रहा है। शुरुआत से ही ये बात सभी को पता थी कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है उसके सामने कमजोर है। शुरुआत से ये माना जा रहा था कि ये जंग जल्दी ही समाप्त हो जाएगी और ईरान हाथ खड़े कर देगा, लेकिन अभी तक ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी थी, आप 48 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कर दीजिए या उसको सुरक्षित कर दीजिए, लेकिन ईरान ने ऐसा कुछ नहीं किया। ईरान की तरफ से विरोध होने के बाद अमेरिका ने इस समय को बढ़ाकर 5 दिन कर दिया, लेकिन 5 दिनों के बाद भी ईरान की तरफ से कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई। कुछ खबरों के मुताबिक ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर इतने बड़े हमले किए गए हैं कि जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम था उसने पूरी तरह से जो ईरान की तरफ से मिसाइलें आ रही हैं उनको इंटरसेप्ट करना बंद कर दिया है, या फिर इजराइल के पास जो इंटरसेप्टर्स हैं, जिन मिसाइलों से आने वाली मिसाइलों को रोका जाता है, उन मिसाइलों की कमी हो गई है। इसके बाद ये बात भी कही गई कि इजराइल ने ये मिसाइलें अमेरिका की तरफ से मांगी, लेकिन अमेरिका ने ये मिसाइलें देने से मना कर दिया है। लगातार अमेरिका और इजराइल की धमकियां मिलने के बावजूद भी 24 मार्च को ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ा हमला किया गया इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर। हमने अभी डिस्कस किया कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ चुका है, जिसकी वजह से जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, और जो इजराइल के शहर हैं या जो रिहायशी इलाके हैं उनके ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं और उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। हालांकि इस जंग में दोनों ही पक्षों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। जो जंग का रोजाना खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की तरफ से आंकड़ों को माना जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान है जो किसी देश का किसी जंग में हुआ है। नुकसान के बावजूद दोनों ही पक्षों की स्थिति को अगर समझा जाए तो दोनों ही पक्ष इस वक्त मजबूत हैं। जिन विषयों को लेकर ये जंग शुरू हुई थी, या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर हमला किया था, उनके जो सारे टारगेट्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। जो उनके मुद्दे थे वो क्लियर हो चुके हैं। जैसे कि पहले ये कहा गया था कि वो ईरान के परमाणु ढांचे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और अमेरिका और इजराइल के मुताबिक वो ढांचे को नुकसान पहुंच चुका है। ईरान की जो लीडरशिप थी वो लीडरशिप बड़े पैमाने पर खत्म हो चुकी है। ईरान की जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमजोर हो चुकी है, और अमेरिका के कहने के मुताबिक जो बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने की क्षमता है ईरान की, वो क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। ईरान के ऊर्जा ढांचे को भी बड़ा नुकसान हो चुका है। दूसरी तरफ से ईरान की अगर स्थिति को समझा जाए तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर देखें तो ईरान की जो स्थिति देखी जा रही है वो काफ़ी मजबूत देखी जा रही है। जिस तरह से कमज़ोर होने के बावजूद ईरान ने इन हमलों का सामना किया है वो बहुत ही दलेरी से किया है, और ईरान की स्थिति अभी तक मजबूत है। किसी भी तरह से ईरान झुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको ईरान ने चोक कर दिया है। तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जो स्थिति है वो हिल चुकी है। ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर की मृत्यु होने के बावजूद ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। परिस्थिति को समझे तो आम लोगों का जो सपोर्ट है वो भी ईरान की सरकार को मिल रहा है। दोनों ही पक्षों के बीच जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से जो ईरान को शर्तें हैं वो भेजी जा रही हैं, जिनको अमेरिका मनवाना चाहता है। अगर अब तक आप इस स्थिति को समझे हैं तो आपको पता होगा कि अमेरिका की शर्तें क्या हो सकती हैं। अमेरिका ईरान के जो तेल व्यापार है उसको कंट्रोल में करना चाहता है, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है उसको बिल्कुल क्लियर करना चाहता है। शर्तें ये रखी जा रही हैं कि ईरान फ्यूचर में किसी भी तरह के जो परमाणु हथियार हैं उनको नहीं बनाएगा। इवन जो बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन को भी कम किया जाएगा या बंद किया जाएगा। दूसरी तरफ से ईरान ने इन शर्तों को मानने से बिल्कुल मना कर दिया है। ईरान ने अपनी तरफ से 5 महत्वपूर्ण शर्तें रख दी हैं, जिसमें से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपना पूरा कब्जा चाहता है, और ईरान इस चीज की रिटर्न गारंटी चाहता है कि अमेरिका फ्यूचर में कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा। मिडल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन ठिकाने हैं उन ठिकानों को बंद किया जाएगा। हालांकि ईरान ने कुछ बातों पर सहमति भी दिखाई है। ईरान ने कहा है कि वो जो भी विद्रोही गुट हैं जिनका वो सपोर्ट कर रहा था अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, वो सपोर्ट वो बंद कर देगा। कुछ खबरों के मुताबिक ईरान ने परमाणु जो प्रोग्राम्स हैं उनको बंद करने के ऊपर भी सहमति दिखाई है। पिछले कुछ दिनों से ये जंग काफी शांत चल रही है। कोई भी बड़ी जो घटना है एक दूसरे पक्ष के खिलाफ वो नहीं की गई। इसके साथ ही ईरान ने 5 ऐसे देशों की लिस्ट भी जारी कर दी है जिन देशों को वो मित्र मानता है या फिर अपना विरोधी नहीं मानता है। जिन देशों के जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बिना किसी रुकावट के गुजर सकते हैं, ईरान की तरफ से उनका विरोध नहीं किया जाएगा। इन 5 देशों में आते हैं भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान। भारतीय जहाजों को अभी तक ईरान ने किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिसकी वजह से भारत में अभी तक तेल की जो कीमतें हैं वो स्थिर हैं, और किसी भी तरह की जो कमी है
तेल या गैस सप्लाई में वो अभी तक नहीं हुई है। इन सारी बातों को देखते हुए जो ये हमले किए जा रहे थे अमेरिका और इजराइल की तरफ से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के थ्रू ईरान के ऊपर, क्या आपको लगता है कि ये जंग खत्म हो चुकी है? इसी समय के बीच इजराइल का ध्यान भी लेबनान की ओर बढ़ गया है, क्योंकि इजराइल अपने सीमा क्षेत्र को 30 किलोमीटर और बढ़ाना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल की लेबनान के साथ जो 30 किलोमीटर तक की सीमा है उसके बीच आते हुए जो महत्वपूर्ण पुल हैं उन पुलों को इजराइल की तरफ से उड़ा दिया गया। पूरी दुनिया में हालात ऐसे बन चुके हैं जिन हालातों की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये हालात दुनिया को तीसरे जो विश्व युद्ध है उसकी तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप जियो पॉलिटिक्स को देखें तो अलग अलग देशों के बीच जो तनाव है वो काफ़ी बढ़ रहा है, जिस तनाव में आप देख सकते हैं कि इजराइल का तनाव ईरान के साथ चल रहा है और लेबनान के साथ भी चल रहा है। अमेरिका के मुताबिक जो क्यूबा में स्थिति चल रही है वो भी सही नहीं चल रही है। क्यूबा की जो सप्लाई है उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने अपने साथ लगते वेनेजुएला का तख्ता पलट तो किया ही है, साथ में अमेरिका के जो हमले हैं वो ईरान के साथ भी चल रहे हैं। ये सारी जो डिस्टर्बेंस चल रही है इसके बीच चाइना चाहता है कि उसका कब्जा ताइवान के ऊपर हो जाए, और पिछले कई सालों से रशिया और यूक्रेन के बीच तो जंग चल ही रही है। भारत के हालात जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ देखे जाएं तो वो हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भारत की जो डिस्टर्बेंस है पिछले कुछ महीनों के बीच पाकिस्तान के साथ हुई है। पाकिस्तान के अगर अगले बॉर्डर को देखा जाए तो पाकिस्तान की जंग अफगानिस्तान के साथ भी चल रही है, और पाकिस्तान के बीच जो बलूचिस्तान का इलाका है उसमें जो विरोध है वो भी चल रहे हैं। यूरोप की तरफ से अमेरिका का जो इस ऑपरेशन में साथ नहीं दिया गया है या पूर्ण रूप से साथ नहीं दिया गया है, उसकी वजह से जो नाटो जैसे बड़े संगठन हैं उनके बीच भी दरार आती दिख रही है, क्योंकि विरोध करने की वजह से अमेरिका की या कही जाए डोनाल्ड ट्रंप की जो नाराजगी है वो यूरोपियन देश जैसे कि स्पेन और इंग्लैंड के खिलाफ बढ़ी है। वीडियो को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको किसी भी तरह से मदद करती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। आप हमारी आने वाली वीडियोस किन विषयों पर देखना चाहते हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।